नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह। आप जुड़ चुके हैं द्रोणा द विजन यूट्यूब चैनल से। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट। तो बने रहिए हमारे साथ। जो भी स्टूडेंट पहली बार क्लास देख रहे हैं उनको मैं बता देता हूं कि इससे पहले क्लासेस हो चुकी हैं, तो आप उन पिछली क्लासेस को अच्छे से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट अवेलेबल है, चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए आप। तो जीएस बाई प्रेमपाल सिंह सर, ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर क्लिक करके आप पुरानी क्लासेस सभी देख सकते हैं। इन क्लासेस में पिछले सालों में पूछे गए जो प्रश्न हैं उनको शामिल किया जाता है, जिससे आपको एक आइडिया लगे कि आप जो तैयारी कर रहे हैं, जो थ्योरी पढ़ रहे हैं जीएस में अलग अलग विषयों की, उनसे सवाल कैसे बनते हैं। आने वाले जो एग्जाम हैं उन सब के लिए ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल है। और जो हमारे टारगेट एग्जाम है जैसे कि एसएससी जीडी और आरआरबी का एनटीपीसी एग्जाम, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन इसमें शामिल किए जा रहे हैं और ये क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं और इनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो तो रिपीट होते ही होते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्न आपके सामने पहला प्रश्न है, देखिए। Which among the following is not correct about High Court in India? इंडिया में हाई कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इंडिया में हाई कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं हम। द सेकंड अपील टू द हाई कोर्ट इज विद इन इट्स एपिलेट जुरिस्डिक्शन, यानी कि उच्च न्यायालय में दूसरी अपील उसके अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होती है। तो ये तो सही बात है, ये सही बात है, हमें बताना है गलत। दूसरा पढ़िए। एवरी जज ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट का हर एक जज की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये भी सही बात है, दूसरा भी सही हो गया। तीसरा पढ़िए। गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंट्स द जजेस ऑफ हाई कोर्ट, राज्य का जो राज्यपाल है वो हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करता है, तो ये गलत बात है, ये गलत बात है। क्योंकि देखो, इससे पहले ही हम दूसरे ऑप्शन में पढ़ चुके हैं कि हाई कोर्ट के सभी जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और ये सही बात है। अब हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति गवर्नर क्यों करेगा? नहीं करता, वो गलत बात है। तो हमें गलती बताना है, तो गलत तो ये हो गया। चौथा भी देख लेते हैं। हाई कोर्ट्स में एक्सेप्ट अ पिटीशन रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हाई कोर्ट भी पीआईएल अपील एक्सेप्ट कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, ये भी सही बात है। तो हमें गलत बताना है, तो गलत हो गया सी। राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ये गलत बात है, नहीं करता। ठीक है, क्लियर है, याद रखेंगे आप। चलो, बहुत बढ़िया। इंडिया में जो जुडिशरी है दोस्त, इंडिया में जो न्यायपालिका है, इंडिया में जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, वो क्या है? न्यायपालिका इंडिया में स्वतंत्र है। क्या है? स्वतंत्र है और एकीकृत है, यानी कि पूरे देश के लिए एक है। इसको केंद्र और राज्य में अलग अलग नहीं बांटा जा सकता। ठीक है, इसमें टॉप पर सुप्रीम कोर्ट आता है, उसके बाद हाई कोर्ट आते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं और लास्ट में सबऑर्डिनेट कोर्ट आते हैं, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय। ये पूरी चैन है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुना दिया, वो फैसला निचली सभी अदालतों को स्वीकार करना ही पड़ेगा, वो फैसला निचली सभी अदालतों को स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है भाई, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर चार्ज्ड टू द, जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, जो उच्च न्यायालय के जज होते हैं, राज्यों में जो उच्च न्यायालय होते हैं, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी जो सैलरी है, उनकी जो सैलरी है और जो अन्य बेनिफिट्स हैं, वो कहां से दिए जाते हैं? हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी कहां से दी जाती है? पहला, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट, यानी कि भारत की जो है संचित निधि, राज्य की संचित निधि, भारत की आकस्मिक निधि, राज्य की आकस्मिक निधि। फटाफट से बता दो जल्दी से। 22वां प्रश्न क्या कह रहा है?
22वां प्रश्न। तो भाई देखो 22वां प्रश्न है आपके, जो सैलरी है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दी जाती है। हाई कोर्ट की जो सैलरी है ये राज्यों के लिए काम करते हैं, हाई कोर्ट्स राज्यों के लिए काम करते हैं, तो सैलरी इनकी राज्य की संचित निधि से दी जाती है, राज्य की संचित निधि से दी जाती है। लेकिन एक चीज याद रखेंगे आप, यही हाई कोर्ट के जज जब रिटायर हो जाते हैं तो फिर इन्हें मिलती है पेंशन। तो पेंशन दी जाती है कहां? भारत की संचित निधि से। भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि से इनको दी जाती है पेंशन। ठीक है, भारत की संचित निधि से दी जाती है इनको पेंशन, याद रखेंगे आप। बहुत बढ़िया। तो अब बात करते हैं, जो भी विद्यार्थी नए हैं पहली बार सुन रहे हैं इस चीज को, संचित निधि होता क्या है। तो जो संचित निधि है ये केंद्र की अलग होती है, राज्य की अलग होती है, हर राज्य की। संचित निधि में जो भी सरकार की इनकम है, सरकार की आय है, वो यहां जमा होती है, सरकार की आय यहां जमा होती है। ठीक वैसे जैसे हमारा अपना वॉलेट होता है, पर्स होता है, उसमें हम अपने पास जो पैसे हैं उसमें रखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा अकाउंट होता है बैंक में, तो जितने भी इनकम है वो हम उसमें सेव करके रखते हैं। वैसे ही भारत सरकार की इनकम भारत की संचित निधि में जमा होती है, राज्य सरकार की इनकम राज्य की संचित निधि में जमा होती है। फिर जब खर्चे किए जाते हैं तो इसी में से पैसा निकाल के खर्च किया जाता है। ध्यान रखेंगे, भारत की संचित निधि से पैसा निकालना चाहती है सरकार खर्च करने के लिए, तो संसद की परमिशन लेनी पड़ेगी, संसद की परमिशन, अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां क्या समझे आप, जो हाईकोर्ट के जज हैं, जो हाईकोर्ट के जज हैं उनकी तनख्वाह और जो अन्य मॉनिटरी बेनिफिट दिए जाते हैं उनको, उन सब का खर्चा कहां से मैनेज होता है, वो होता है भारत की संचित निधि से। लेकिन जब वही जज रिटायर हो जाते हैं तो उनकी पेंशन दी जाती है राज्य की संचित निधि से। ठीक है, आगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हाई कोर्ट्स इन इंडिया। इंडिया में हाई कोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें आप, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, और बताना है करेक्ट आंसर कौन सा है। तो देखो पहला, देयर आर 18 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। क्या भारत में 18 हाई कोर्ट हैं? गलत बात है, कितने हैं? 25 हैं। 25 सही है, 18 नहीं है, तो ये गलत हो गया, हमें तो सही बताना है, पहला गलत। दूसरा, 3 of them have jurisdiction over more than one state। 3 हाईकोर्ट ऐसे हैं जिनका क्षेत्राधिकार, जिनका पावर, जो काम एक से ज्यादा राज्यों के लिए करते हैं। तो क्या वो 3 है? नहीं जी, 3 नहीं है, ज्यादा है। तीसरा, नो यूनियन टेरिटरी हैज हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन। भारत में कोई भी केंद्र शासित प्रदेश के पास हाई कोर्ट नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि भैया आप कह रहे हो किसी केंद्र शासित प्रदेश के पास हाई कोर्ट नहीं है, तो दिल्ली क्या है फिर? दिल्ली भी तो केंद्र शासित प्रदेश है, तो दिल्ली में हाई कोर्ट नहीं है, दिल्ली में हाई कोर्ट है, समझ रहे हैं, तो ये गलत हो गया। चौथा, जजेस ऑफ हाई कोर्ट होल्ड ऑफिस टिल द एज ऑफ 62 ईयर्स। हाई कोर्ट के जज अपने पद पर रह सकते हैं 62 साल की उम्र तक, ये सही है। तो इन चारों में पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा सही, तो ओनली 4 डी आंसर हो जाएगा, ओनली 4 डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे इसको। द फर्स्ट मास मूवमेंट लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा पहला जन आंदोलन कौन सा चलाया गया? महात्मा गांधी के द्वारा पहला जन आंदोलन कौन सा चलाया गया? तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन चलाया गया। ठीक है, कौन सा चलाया गया? असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया, याद रखेंगे आप। ठीक है, देखो भैया हिस्ट्री में गांधी को बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी से रिलेटेड सारी चीजें, उनके द्वारा चलाए गए मूवमेंट, आंदोलन, उनके द्वारा आश्रमों की स्थापना, ठीक है, सत्याग्रह, ये सब आपको अच्छे से याद करना है, इन पर सवाल पूछे जाते हैं। ये है देखो,
चंपारण मूवमेंट फॉर इंडिगो कल्टीवेशन in 1917 was the first movement started by Mahatma Gandhi in Champaran district of Bihar. गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन तो चंपारण सत्याग्रह हो गया, लेकिन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज द मेजर इवेंट इन द इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। पहला जन आंदोलन जिसमें बहुत ज्यादा भागीदारी रही जनसंख्या की, वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, असहयोग आंदोलन। और वैसे पूछा जाए कि इनिशियली पहला आंदोलन कौन सा था, तो वो सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह। ये देखिए आप, ठीक। आफ्टर विच इंसिडेंट महात्मा गांधी हैड कॉल्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एज हिज हिमालयन ब्लंडर। निम्नलिखित में से वो कौन सी घटना हो गई थी जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने कहा था कि ये असहयोग आंदोलन जो है एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। क्या है? बहुत बड़ी ब्लंडर। ब्लंडर मतलब मिस्टेक से भी बड़ी, यानी कि वो अब जैसे होता है ना, हम कोई काम करें, फिर काम करने के बाद हमें पछतावा होता है, अरे ये तो बहुत गलत किया, मैंने ये करना ही नहीं चाहिए था। वैसे ही महात्मा गांधी को ये महसूस हुआ कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया, ये बहुत गलत किया, मैंने नहीं चलाना चाहिए था। तो ऐसा क्यों लगा उनको? ऐसा इसलिए लगा क्योंकि चोरी चोरा की घटना हो गई थी। चोरी चोरा की घटना हो गई थी, जहां जो है पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ था, और उसमें गांधी जी के साथ के ही लोग थे जो गांधी जी का आंदोलन में समर्थन दे रहे थे। तो वहां पे पुलिस वाले की डेथ भी हो गई थी। ठीक है, तो चोरी चोरा इंसिडेंट से निराश होकर, चोरी चोरा इंसिडेंट से निराश होकर महात्मा गांधी ने अपने आप से कहा कि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये बहुत बड़ा जो है मिस्टेक कर दी मैंने, बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया मैंने। ठीक है, क्योंकि वो शांतिपूर्वक चलाना चाहते थे आंदोलन को। अब आंदोलन के बीच में ही अशांति पैदा हो गई, हिंसा पैदा हो गई। ठीक है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द मैक्सिमम एरिया इज इरिगेटेड बाई ट्यूबवेल। निम्नलिखित में से भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पर ज्यादातर एरिया की जो सिंचाई की जाती है वो ट्यूबवेल से की जाती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश। 26वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, तो आंसर हो जाएगा डी। तो लगभग 74%, उत्तर प्रदेश में लगभग 74% जो इरिगेशन है वो किससे होता है? ट्यूबवेल से होता है। ठीक है। इंदिरा गांधी कैनल रिसीव इट्स वाटर सप्लाई फ्रॉम। इंदिरा गांधी जो नहर है, इंदिरा गांधी जो नहर है उसमें पानी कहां से आता है? बियास से, चेनाब, रावी, सतलज। 27वां आंसर बता दें आप फटाफट से। तो देखो भाई, जो इंदिरा गांधी कैनल है उसमें जो पानी आता है वो बियास नदी से आता है, रावी नदी से आता है और सतलज नदी से आता है, इससे नहीं आता। ठीक है। इंदिरा गांधी जो नहर है उसमें पानी कहां से आता है? तो ब्यास नदी से, रावी नदी से, सतलज नदी से पानी आता है, चेनाब से नहीं आता। तो 134 यानी कि डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 134 यानी कि डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला, इन द कंटेस्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंट्रीब्यूटर टू रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ ए करेंसी क्राइसिस। यानी कि मुद्रा संकट, मुद्रा संकट को कम करने के उपाय क्या है? भारत में मुद्रा संकट को कम करने के उपाय, तो फॉरेन करेंसी अर्निंग ऑफ इंडिया आईटी सेक्टर। इंडिया का जो आईटी सेक्टर है वो विदेशों से जो कमाई कर रहा है फॉरेन करेंसी में, वो सहयोग करेगा। बताओ वो सहयोग करेगा? तो बिल्कुल करेगा जी। दूसरा, इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सरकार अगर अपने खर्चे बढ़ा दे तो वो भी करेंसी क्राइसिस में फायदा पहुंचाएगी? नहीं पहुंचाएगी। तीसरा, रेमिटेंसेस फ्रॉम इंडियंस अब्रोड। भारत के व्यक्ति जो विदेश में रहकर कुछ पैसा भेजते हैं इंडिया में, उसे रेमिटेंस कहा जाता है। तो रेमिटेंस के माध्यम से भी विदेशी मुद्रा भारत में आएगी।
और इंडिया की आईटी कंपनीज भारत में काम कर रही हैं, वो भी जो है कमा रही हैं, तो वो भी भारत में आएगी करेंसी। ठीक है, तो पहला और तीसरा सही है, तो आंसर क्या होगा? बी। पहला और तीसरा सही है, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है भाई, चलो। भात इज द करेंसी ऑफ, भात किसकी करेंसी है? तो भात है भैया थाईलैंड की। कहां की है भात करेंसी? थाईलैंड की। थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? भात। कितने भात? वो भात है ना। तो भात इज द करेंसी ऑफ थाईलैंड। और तुर्किश की करेंसी है तुर्किश लीरा, और वियतनाम की है डोंग, और ईरान की है रियाल। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो भात तो हो गई करेंसी थाईलैंड की, ये रही। और तुर्की की करेंसी हो गई तुर्किश लीरा, और वहीं वियतनाम की करेंसी हो गई डोंग, और ईरान की करेंसी हो गई रियाल। याद रखेंगे। द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश्ड बाय, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है वो किसके द्वारा प्रिपेयर और पब्लिक की जाती है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन यूनियन। तो 30वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, व्यापार करने में आसानी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक के द्वारा की जाती है। अब ध्यान रखना, जो वर्ल्ड बैंक है, जो वर्ल्ड बैंक है और आईएमएफ है, इन दोनों की स्थापना एक ही डेट को हुई, इसलिए इनको जुड़वा कहा जाता है। इनको कहा जाता है जुड़वा, यानी कि ट्विन, ट्विन कहा जाता है। अब जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी जो है सोशल डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास के लिए हुई थी। आईएमएफ की स्थापना हुई थी जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हुई थी। ठीक है भाई। इंडिया का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में 63वां स्थान है। भारत का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 63वां स्थान है आउट ऑफ 190 कंट्रीज। ठीक है। और जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है वो निम्न से मिलकर बना होता है। जो विश्व बैंक समूह है, जो विश्व बैंक समूह है वो किस किस से मिलकर बना है? तो पहला IBRD, दूसरा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, तीसरा और जो है MIGA, और चौथा ICSID। ठीक। और डेवलपमेंट एसोसिएशन, IDA, ये। ठीक है, इन सब से मिलकर बना है वर्ल्ड बैंक। ठीक, ध्यान रखेंगे, ये बिल्कुल भूलना नहीं है। ठीक है भाई, क्लियर, याद रहेगा। चलो, तो ये चीज आपको याद रखनी है अच्छे से। एक और न्यूज है आपके लिए, करंट न्यूज है। आरबीआई के गवर्नर नए बन गए हैं, आरबीआई गवर्नर। आरबीआई गवर्नर को लेकर न्यूज है क्या? 11 दिसंबर 2024 से आरबीआई के नए गवर्नर होंगे संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा ये आरबीआई के नए गवर्नर होंगे। अब बात करें इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड की, तो संजय मल्होत्रा जो है 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। और फिर ये गवर्नर बनने से पहले राजस्व सचिव थे, राजस्व सचिव, रेवेन्यू सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। अब 11 दिसंबर 2024 से ये आरबीआई के नए गवर्नर हैं। और ये
3 साल के लिए इनको बनाया गया है। ठीक है, 3 साल के लिए इनको बनाया गया है। तो संजय मल्होत्रा किसकी जगह ले रहे हैं? शक्तिकांत दास की। संजय मल्होत्रा शक्तिकांत दास की जगह ले रहे हैं। याद रहेगा? क्लियर है? तो ये हमने डिस्कस किए आज के सवाल। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।